Good morning, dear students. Today I am start a new chapter of class 8th, chapter 2nd, the age of revolution. Okay, the age of revolution. That is the second chapter. इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसमें मैंने आपको जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई उसके बारे में बताया था। अमेरिका में किस तरह से रेवोल्यूशन हुई, किस तरह से रिवॉल्ट हुई और फ्रीडम किस तरह से उन्होंने ली। ऑनलाइन में भी मैंने आपको टीचिंग कराई है। टुडे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, किस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई और फ्रांस के लोगों ने अपने आप को फ्री किया। द फ्रांस रेवोल्यूशन इज़ रिकॉर्डेड of the greatest landmark of European history. The revolts began in 1789 and lasted till 1799. ये रिवॉल्ट 1789 से शुरू हुई और 1799 में ख़त्म हुई। ओनली 10 ईयर्स 11 ईयर्स ये चली। ये सबसे छोटी रिवॉल्ट है। इट इज़ बिगन एज द अटैम्प्ट टू द क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वट सून बिकम ए मूवमेंट एंड द ओवरलुक। ये जो रिवॉल्ट हुई ये किसी दूसरे ने कैप्चर नहीं किया था, किसी दूसरी कंट्री ने। ये रिवॉल्ट यहाँ पर हुई सेल्फ गवर्नमेंट की में। यहाँ पर जो किंग थे, मोनार्ची थी, जो राजा रानी वाला सिस्टम था, वो लोगों को बहुत लूट रहा था। चर्च थे, मनचाही अपनी वो टैक्स लगाते थे, पब्लिक को बहुत लूटते थे। तो उस मोनार्ची के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ। उस मोनार्ची के खिलाफ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी उसके खिलाफ लोगों ने सड़कों पर आए और लोगों ने उन्हीं के खिलाफ, अपने किंग के खिलाफ ही ये रिवॉल्ट किया। इसी को कहा गया जो पीपल्स ने, कॉमन पीपल्स, ये इसके मेन जो ऑब्जेक्ट थे वो कॉमन पीपल थे, साधारण लोग थे जो परेशान थे, जिनको लोग किंग परेशान करते थे। ठीक, तो ये इसमें जो स्ट्रक्चर था, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो फ्यूडल यानी राजा रानी वाला सिस्टम था, फ्यूडल स्ट्रक्चर था उस समय फ्रांस में दैट टाइम। और जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो जो पॉपुलर द 3 ग्रेट आइडियाल्स थे, उसमें उनकी मांग क्या थी? एक तो थी लिबर्टी, सबके लिए समान मज़े अवसर, इक्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड समानता सबके लिए, एंड फ्रैटर्निटी यानी एक ऐसा संप्रभुता राष्ट्र जिसमें सबके लिए बिना भेदभाव के अवसर हों, ये फ्रैटर्निटी। कॉसेस क्या थे? सोशल कॉज क्या थे उस समय के? फर्स्ट स्टेट कंसिस्ट, पूरा स्टेट 3 स्टेट में बटा हुआ था। पूरा जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में आपके आते थे क्लैरिकी का मतलब था जो राजतंत्र था, किंग थे और उसके जो मिनिस्टर्स थे और जो उनके जो अटैच थे उनसे, वो आते थे फर्स्ट स्टेट में, हाईएस्ट पोजीशन पे थे ये, समझ गए। सेकंड स्टेट में आते थे नोबैलिटी मतलब जो प्रोफेसर थे, मिनिस्टर थे और जो विद्वान लोग थे, नॉवेल थे, वो आते थे। थर्ड स्टेट्स में कॉमनर्स आते थे, थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे, पीजेंट्स आते थे, वर्कर्स आते थे, आम जनता जो थी, पब्लिक थी, वो आती थी, है ना, कॉमन पीपल आता था। इस तरह से ये थर्ड स्टेट बटा था, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेट टुगेदर कंप्राइज ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का जो 10% ही फर्स्ट स्टेट में आता था, यानी 10 फर्स्ट स्टेट सबसे बड़ा था, वो सॉरी कम था, लेकिन वो पूरे 90% पर राज्य करता था, समझ रहे। विच कंप्राइज अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन विच प्लेस्ड लोवेस्ट ऑफ द ऑर्डर द स्टेट्स, यानी 10% के जो लोग थे, जो हाईएस्ट क्लैरिटी में थे, वो 90% लोगों पर अपने मन मर्जी से राज्य करते थे। यही इन लोगों को गलत था, समझ गए। द फर्स्ट 2 states through few numbers of enjoyed several privileges, but they owned land property, about 60% of the land belonged the nobility, सबसे ज़्यादा लैंड उनके पास थे। सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग ही थर्ड स्टेट पर राज करते थे, प्रॉपर्टी में और टैक्सेशन में, हर चीज़ में, ठीक है ना। इन एडिशन द नोबिलिटी एंड द क्लैरिटी वेर एग्जाम्पल फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते थे जिससे कि वो अपनी ऐश व आराम की ज़िंदगी जी सकें। थर्ड स्टेज पे ही वो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन लाते थे और उससे ही पैसा निकालते थे। थर्ड स्टेट हैड टू फेस नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन, जो थर्ड स्टेट था उसमें कई भेदभाव होते थे उनसे, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
दे हैड द बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन किंग एंड टू स्टेट्स। किंग का और इन दो स्टेट्सों का सबका अलग अलग टैक्स थे, सबके लिए अलग टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा बर्डन था, लोग मर रहे थे। पीजेंट जो किसान थे वो अपनी ज़मीनों को फ्री करने के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें उन्होंने कैप्चर कर रखी थी। उन्हीं अपनी ज़मीन पर वो मजदूरी कर रहे थे, बेचारे खेती कर रहे थे, इंडिया जैसा। द वर्कर्स वी आर नॉट अलाउड टू लीव देयर जॉब्स विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और वो अगर चाहें भी कि हम इस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब करें, तो वो किंग और जो नॉबल्स थे सेकंड स्टेट के, वो उन्हें छोड़ने नहीं देते थे। द प्रोफेशंस डिड नॉट हैव एनी पोजिशन इन द सोसाइटी। जो प्रोफेशनल थे, जो भी वर्कर करते थे, प्रोफेशनल यानी जो भी अपना खुद का काम करना चाहते थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं थी, वो अपना काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये कॉज था, सोशल कॉज, जिस तरह से रिवॉल्ट हुई। दूसरा था पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या था? जो किंग था वो सुप्रीम था, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गॉड का भेजा हुआ, वो अपने आप को मानते थे कि हम गॉड के भेजे हुए एक राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, समझ रहे। तो हम जो कहेंगे, वो किंग जो कहेगा वो गॉड का ही आदेश है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये बातें पब्लिक में डाल दी थी। ऑल द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल वी आर फीड अप द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ लुइस, ये 10th और 15th, हु वाज द वीक रूलर। लुइस 15 ये बहुत कमज़ोर रूलर था, और इसने अपने अराजकता फैला दी, पूरे गवर्नमेंट को इसने तहस नहस कर दिया, लोगों पे बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया, जिससे कि पब्लिक परेशान हो गई और रिवॉल्ट के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। ठीक है ना। इस तरह से ये इकोनॉमिक कॉस्ट भी थे, कुछ डेप्ट, समझ गए, हैवली डेप्ट, कर्जे में आ गए थे लोग, अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था कि लोग तो मर रहे थे, खाने को नहीं था, और उन्हें अपनी लग्जरियस लाइफ जीनी थी, उसमें कोई कमी ना हो जाए किंग की। तो इस तरह से ये लुइस 15 ने बहुत ज़्यादा अमेरिका के जैसे ही ये इन्वॉल्व किया पब्लिक को, तो ये कारण भी रहा फ्रेंच का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर का क्लियर करूँगा। ओके।